दोस्तों कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है, हर इंसान के अंदर होना चाहिए, पर कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत थोड़ा सा अंतर होता है, बारीक सा अंतर होता है। आपका कॉन्फिडेंस आपका ओवर कॉन्फिडेंस नहीं बन जा रहा है, इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए, वरना आप सरेआम मजाक का पात्र बन जाते हैं। दुर्भाग्य यह है कि यह हिंदू मुसलमान अब चल नहीं रहा है। अब केवल और केवल वोट चोरी चल रही थी, जिसके ऊपर विराम लगा है। आज इसलिए तिलमिलाए हुए हैं कि अब फिर दोबारा हिंदू मुसलमान ले आओ। अरे भाई, आपने एसआईआर के माध्यम से जो बिहार में किया, बिहार की जनता जाग गई। एक एसआईआर का जो मुद्दा है, उसमें राहुल गांधी हमारे बिहार में आके कैंपेन करते हैं, जिनमें उनकी गाड़ी पे रेवंत रेड्डी बैठते हैं, उसके बाद तमिलनाडु के तेलंगाना के सीएम बैठते हैं। वो जो अपने स्टेट में बैठ के एक समय पे बिहारी लोगों को बिहारी डीएनए को गाली दिया जाता है, वो आ रहे हैं वोटर अधिकार यात्रा में हमारे अधिकार के लिए लड़ने। क्या वो हमारे अधिकार के लिए लड़ पाएंगे जिन्होंने एक समय पे हमें गाली दिया? दरअसल हमारे आज के इस वीडियो में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत द्वारा हिंदुओं की कम हो रही जनसंख्या पर चर्चा चल रही थी, उस पर डिबेट चल रही थी, तभी ये कांग्रेसी सर को ले आया, उस मुद्दे को ले आया जो कि कांग्रेसी लगातार उठा रहे हैं, जो कि कांग्रेसी बिहार में डिबेट का मुद्दा बनाए हुए हैं। पर अफसोस बिहार के एक भाई ने, बिहार के एक युवक ने इस कांग्रेसी की बोलती बंद कर दी। बाकी क्या हुआ हमारे आज के इस बहस में, इस डिबेट में, आप खुद देखिए। ये जो संघ प्रमुख बता रहे प्रदीप भंडारी जी, ये क्या आपकी सरकार की भी सोच है? क्या हम एक मतलब ट्रांजिशन कर रहे हैं, अब हम मानते हैं कि 3 बच्चे होने चाहिए? इस पूरे मंच में मैं देख रहा हूं बड़ी संख्या में हमारी बच्चियां हैं, महिलाएं हैं। इससे ज्यादा महिला विरोधी बयान हो नहीं सकता। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो बच्चियां खड़ी होकर बोले, मतलब महिलाएं क्या है इस देश के अंदर, ये उनका अधिकार है। एक बच्चे पैदा करे, 2 करे, 3 करे, आपको महिलाओं की चिंता ही नहीं है। सिर्फ बच्चा पैदा करने की मशीन आप ये बताना चाहते मोहन भागवत जी? ऐसी बात मैंने बीच में नहीं बोला, प्लीज। मैंने बीच में नहीं बोला, गलत बात मत करिए, गलत बात मत करिए, घटिया तरीके से तोड़ मरोड़ रहे हैं। गलत बात मत करिए, घटिया तरीके से आप तोड़ मरोड़ रहे हैं उनके बयान को। ये क्या महिलाओं के खिलाफ उन्हें बोला है क्या? दूसरी बात, हिंदुस्तान की आबादी कितने लोग हैं स्वयंसेवक इस देश के अंदर? 50 लाख रफ एस्टिमेट है। कितने साल हो गए? 100 साल। अरे भाई 100 साल कम से कम 3 करोड़ तो हो गए। 3 करोड़ स्वयंसेवकों ने अगर शादियां कर ली होती तो आपका डेमोग्राफिक जो था वो कंट्रोल रहता। ये इनकी जान भाई मोहन भागवत जी, फिर आप बोल रहे हैं। अरे भाई आप शादी आप नहीं कर रहे हो, आपकी वजह से हिंदुओं की आबादी कम हो रही है। कहां से भाई? अरे भाई आरएसएस का आदमी शादी नहीं करता है, स्वयंसेवक शादी नहीं करता है, हिंदुस्तान का डेमोग्राफिक जो बैलेंस बिगड़ रहा है वो आरएसएस की वजह से बिगड़ रहा है। अगर वो शादियां करते 1925 से लेकर आज तक, तुमको पता ही नहीं। थोड़ा सा रुकिए, बच्चों का चेहरा देखिए, कह रहे हैं क्या बहस कर रहे हैं, कहां से क्या बोल रहे थे? अरे लेकिन आशुतोष जी, हम एक सेकंड, अरे हम दो, हमारे दो किसने दिया था? छोड़िए ना, छोड़िए ना, काहे छोड़िए? तब औरतों का अपमान नहीं हो रहा था, तब औरतों का अपमान। आप छोड़ दीजिए गांधी वाड्रा परिवार की बात, मैं नहीं बोला। फिर शुरू हो गया। मैं सवाल पूछ रही हूँ उनसे, प्लीज। तब महिलाओं का अपमान नहीं हुआ था? हम दो हमारे दो बात में करिएगा। मैं ये कह रहा हूं कि अगर तब महिलाओं का अपमान नहीं हुआ था। 50 लाख स्वयंसेवक शादी नहीं करेंगे। पिछले 100 साल में 3 करोड़ कम से कम स्वयंसेवक होंगे। अगर 3 करोड़ स्वयंसेवकों ने अगर 3 बच्चे पैदा किए होते तो कम से कम 10 करोड़ आबादी बढ़ गई होती। सवाल हम दो हमारे दो अपमान था कि नहीं औरतों का? आशुतोष जी, सवाल क्या है? आशुतोष जी, जब ये कहते हम दो हमारे दो अपमान था कि नहीं था? का जिक्र करते हैं, तमाम चीजों का जिक्र करते हैं, भारतीयों की चिंता नहीं है इनको, पूरा करने दिया। भारतीयों की चिंता नहीं है। अरे भाई मुसलमान भी इस देश का भारतीय है, क्रिश्चियन भी इस देश का भारतीय है, बुद्ध भी इस देश का भारतीय। ये भारत सिर्फ हिंदुओं का नहीं है। जो जब आप डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं तो वो सिटीजनशिप के कॉन्सेप्ट में भारतीयों के संदर्भ बात की जाए, लेकिन आपका दिमाग में कुछ और बसा हुआ है। तो हिंदू मुसलमान करते जाओ। अंजना जी, जो नेशनल डेमोग्राफी मिशन है वो इन सभी विषयों के ऊपर जांच पड़ताल करेगी, पर मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है। जापान के अंदर, जापान एक समय में एक यंग कंट्री हुआ करता था। आज स्थिति यह है कि जापान में 10 में से 1 व्यक्ति की उम्र 80 साल से ज्यादा है। और जापान जो पहले डेमोग्राफिक डिविडेंड जापान का हुआ करता था, आज जापान एक ओल्ड कंट्री बनकर रह गया और उस तरफ बढ़ रहा है, और वहां पे अब युवाओं की बात हो रही है। हम एक डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं
और ये सच्चाई है कि हमारी डेमोग्राफी भी बदल रही है। ये बात जानना जरूरी है कि ये देश के अंदर अलग अलग इलाकों के अंदर हिंदुओं की जनसंख्या कम होती जा रही है। मुर्शिदाबाद के अंदर जहां पहले हिंदू मेजॉरिटी के अंदर हुआ करते थे, अब हिंदू माइनॉरिटी के अंदर हो चुके हैं। संथाल परगना के अंदर जहां पहले आदिवासी समाज के भाई बहन 35% से ज्यादा थे, आज उनकी जनसंख्या 25% पे आ चुकी है। कटिहार के अंदर जहां पहले हिंदू बराबर पे हुआ करते थे, आज हिंदुओं की स्थिति यह है कि वहां माइनॉरिटी में आ चुके हैं। असम के अंदर जहां 70% से ज्यादा हिंदू आजादी के बाद थे, आज स्थिति यह है कि उनकी जनसंख्या जो है 50, 55, 60% पे हो चुकी है। और इन सब इलाकों में जहां हिंदू की आबादी घटी है, वहां पे हिंदू व्यक्ति ना चुन पाता है, हिंदुओं को वहां से विलुप्त होना पड़ता है। तो एक कहावत, एक सेइंग है, डेमोग्राफी इज डेमोक्रेसीज डेस्टिनी। तो देश की यूनिटी और इंटेग्रिटी के लिए जरूरी है कि जो घुसपैठिए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करी जाए। साथ में हम एक युवा शक्ति है, हमें $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, हमें 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। आगे चल के हम ईवाई रिपोर्ट कहती है 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी होगी। उसमें युवाओं की भागीदारी अहम है और उस युवा की भागीदारी के अंदर हमारा डेमोग्राफिक बैलेंस बनना अति आवश्यक है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट लगातार गिर रही है, उसमें कमी आ रही है। हमारे यहाँ पर रोजगार नहीं है और उसके बाद महिलाओं को ये कहा जाए या समाज में ये मैसेज दिया जाए कि 3-3 बच्चे होने चाहिए। पहले डिसाइड करते हैं कौन क्या खाएगा, फिर महिलाएं क्या पहनेंगी। आज ये डिसाइड कर रहे हैं कि कौन कितने बच्चे पैदा करेगा। दुर्भाग्य यह है कि मोहन भागवत जी सरकार से पॉपुलेशन पॉलिसी के ऊपर एक सवाल नहीं पूछ रहे। कैराना की जो बात इन्होंने अभी कही, कैराना में इन्होंने खूब हिंदू मुसलमान किया, लेकिन उसके बावजूद वहां एक मुस्लिम बच्ची सांसद बनके संसद में गई और कैराना की आवाज उठाती है। अब हमने बार बार पूछा, 2014 में 89,000 लोगों को, बांग्लादेशियों को वापस भेजा था, 89,000, और पिछले 11 साल में सारा मिला लें तो भी 89,000 घुसपैठियों को वापस नहीं भेजा। संसद में कई बार सवाल पूछा गया, उत्तर नहीं मिलता है, उत्तर नहीं मिलता है। सेंसस नहीं लाएंगे हम जनगणना नहीं कराएंगे, यही हिंदू मुसलमान करेंगे। हम लोगों को भ्रमित करेंगे। जब जिस राज्य में चुनाव होगा वहां घुसपैठियों का मुद्दा उठाएंगे। अपनी जिम्मेवारी कभी नहीं लेंगे हम, देश के गृह मंत्री कभी जिम्मेवारी नहीं लेंगे। दुर्भाग्य यह है कि यह हिंदू मुसलमान अब चल नहीं रहा है। अब केवल और केवल वोट चोरी चल रही थी, जिसके ऊपर विराम लगा है। आज इसलिए तिलमिलाए हुए हैं कि अब फिर दोबारा हिंदू मुसलमान ले आओ। अरे भाई, आपने एसआईआर के माध्यम से जो बिहार में किया, बिहार की जनता जाग गई कि ये सरकार किस तरह से वोट चोरी करके सरकार बनती है। मैं बिहार से बिलोंग करता हूं और यहाँ पे कहीं ना कहीं मामला बिहार सेंट्रिक इसलिए मनाया जा रहा है क्योंकि बिहार का इलेक्शन आ रहा है। पहले ये बात आई कि एसआईआर के मुद्दे को दबाने के लिए ये मोहन भागवत जी ने ये बयान दिया है। तो 2 बातें हैं मेरी। एक, एसआईआर का जो मुद्दा है उसमें राहुल गांधी हमारे बिहार में आके कैंपेन करते हैं, जिनमें उनकी गाड़ी पे रेवंत रेड्डी बैठते हैं, उसके बाद तमिलनाडु के तेलंगाना के सीएम बैठते हैं, वो जो अपने स्टेट में बैठ के एक समय पे बिहारी लोगों को, बिहारी डीएनए को गाली दिया जाता है। वो आ रहे हैं वोटर अधिकार यात्रा में हमारे अधिकार के लिए लड़ने। क्या वो हमारे अधिकार के लिए लड़ पाएंगे जिन्होंने एक समय पे हमें गाली दिया? यही नहीं, अभी और सुनिए। नाम सर, जैसा आपने शुरू में बोला कि सरकार एक्शन लेने से डरती है, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि सरकार एक्शन लेने से नहीं डरती है। सरकार इस चीज़ से डरती है कि देश के माहौल ख़राब ना हो जाए, क्योंकि सरकार ने जब एक्शन लिया है इसके खिलाफ, तब देश का माहौल ख़राब हुआ है। और इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल शाहीन बाग का है। नहीं, मुझे लगता है कि शाहीन बाग में बहुत लंबे समय तक एक धरना रहा और शांतिपूर्वक रहा। वाह, वो धरना इतना ज्यादा शांतिपूर्वक रहा कि लगभग 4 महीने तक इन लोगों ने नोएडा के हाईवे को जाम कर दिया था, उसको ब्लॉक करके बैठ गए थे। जाने कितनी बार दंगा होते होते रह गया, जाने कितने लोग चोटिल हुए, जाने कितने लोगों को नुकसान हुआ। और एक महा आतंकवादी, सबसे बड़ा मास्टरमाइंड निकल कर सामने आया, जिसका नाम था शरजील इमाम, और वो असम को हिंदुस्तान से तोड़ने की प्लानिंग कर रहा था। वो असम की चिकन नेक को काट कर नॉर्थ ईस्ट को हिंदुस्तान से अलग करना चाह रहा था। ये था इन लोगों के हिसाब से वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन, इन लोगों के हिसाब से वो आंदोलन शांतिपूर्ण था। अगर वो सच में शांतिपूर्ण था तो हमें दोबारा इस तरह के शांतिपूर्ण आंदोलन तो नहीं चाहिए। बाकी आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद।